हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन क्या थे, जो भौतिकी जगत के जनक माने जाते हैं। भौतिकी जगत के जनक न्यूटन के बारे में आज स्टडी करेंगे कि न्यूटन ने अपना नियम दिया क्या है, यानी न्यूटन ने किन बातों पर नियम दिया है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं कि इनके अनुसार सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन होता है। देखो, अब न्यूटन का जो जन्म हुआ था, न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म दो तरह से मानी जाती है, यानी इनके जन्म के रूप में अपवाद नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जन्म का अपवाद है। एक 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को मानी जाती है और दूसरा 4 जनवरी 1643 ईस्वी को मानी जाती है। अब सोच रहे होंगे कि इनका जन्म 2 बार हुआ था। नहीं यार, उस समय इंग्लैंड की जो कैलेंडर थे उसमें कुछ त्रुटियां हुई थी, उनका सुधार किया गया था, इसलिए 4 जनवरी 1643 ईस्वी को भी सही है और उसके बाद से 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को भी सही है। इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, यानी न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, है ना। न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो पूरी जीवन यात्रा थी, पूरा जीवन काल था, पूरे जीवन काल में इनके पैदाइशी होते ही 2-3 महीने बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके माता जो हैं वो दूसरी शादी कर लेती हैं। यह अपने माता से नाराज थे और अपने समझ लो कि सौतेले पिता से बहुत पीड़ित थे। तो इनकी पूरा जीवन याचना या पूरा जीवन यापन हमेशा इनकी नानी के यहाँ हुई थी। यानी न्यूटन का जो जब जन्म हुआ था तो इनके पिता की वास्तविक पिता की मृत्यु हो जाती है, इनकी माता दूसरी शादी कर लेती है तथा दूसरी शादी करने से ये अपने माता से भी नाराज थे और अपने सौतेले पिता से भी नाराज रहा करते थे। लेकिन इनकी जो पूरी सेवा की गई या पूरा इनके जीवन की बचपन की जो यादें या जीवन की जो पूरी याचना हुई वो इनके नानी के यहाँ हुई थी। इनकी जो पूरा नियम है, पूर्ण नियम है, इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम जो अपना नियम दिया वह है पूर्ण नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पर दिए थे। इनकी जो प्रसिद्ध बुक है वो द प्रिंसिपिया ऑफ ऑप्टिक्स है। द प्रिंसिपिया ऑफ ऑप्टिक्स इनका सर्वप्रथम सुपर बुक है जो विश्व की दूसरा बुक मानी जाती है। यह इनको आइंस्टीन ने भी सम्मानित किया था कि आइंस्टीन ने भी कह दिया था कि हाँ, न्यूटन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं जिनका हम बहुत ही आभारी हैं और उनके तरह से हम बहुत ही उनकी विवेचना करते हैं और उनकी कल्पना करते हैं। तो भौतिकी जगत के जनक माने जाने वाले आज हम न्यूटन के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन ने क्या कहे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 मार्च या 20 मार्च, कहीं कहीं 20 मार्च लिखता है, कहीं कहीं 31 मार्च लिखता है। 31 मार्च 1727 ईस्वी में हुई थी इनकी जो मृत्यु हुई, 1727 ईस्वी में। इन्होंने नियम कब दिया था? इन्होंने अपना पूर्ण नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम 1687 ईस्वी में दिए थे। 16 यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम 1687 ईस्वी में दिए थे। अब हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप लोग तो इतना आशा करता हूं कि समझ गए होंगे कि न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में कब हुआ था। 4 जनवरी 1643 ईस्वी या 25 दिसंबर 1642 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इनके जन्म होते ही 2-3 महीने के बाद क्या हुई थी? इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके माता का क्या हो गया था? माता दूसरी शादी कर ली, अपने सौतेले बाप से क्या थे, यह बहुत ही नाराज रहा करते। इनकी पूरी बचपन कहाँ बीती थी? इनके नानी के यहाँ। यह देखा जाए तो शादी नहीं किए थे, पूरा जीवन काल बगैर ही समझ लो अनमैरिड थे, यानी मैरिड नहीं थे, अनमैरिड थे। इनकी मृत्यु कब होती है? 31 मार्च या 20 मार्च 1727 ईस्वी में। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है इन्होंने नियम कब दिया था? 1687 ईस्वी में नियम देते। किन पर नियम देते? गुरुत्वाकर्षण के, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पर नियम दिए थे।
देखा जाए जब ये मैथमेटिशियन भी थे यानी गणितज्ञ भी थे और भौतिकवाद भी थे और उसके बाद से जियोग्राफी में भी अपना नियम दिए। देखो केपलर्स के नियम या केपलर्स के ग्रहों के नियम, तरंग संचरणों के नियम, लेकिन गणित में इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग किया है कि आप लोग पढ़ते हो द्विपद प्रमेय, 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हो या बीटेक बीएससी में भी पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय की कल्पना भी न्यूटन ने ही किए थे, यानी इसलिए इनको कैलकुलस के जनक माना जाता है कि कैलकुलस का जो जनक, कैलकुलस की जो उत्पत्ति करते हैं वो भी न्यूटन ही है। यानी कैलकुलस की उत्पत्ति या कैलकुलस के जनक ऑलरेडी न्यूटन है। न्यूटन ने ही बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग किया। हिंदी में द्विपद प्रमेय। इनका जो प्रसिद्ध बुक है, विश्व की सबसे सुपर स्टार बुक, दूसरा नंबर की द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स है। तो इन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने कहे क्या थे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में क्या कहे थे। जैसे सब लोग जानते हो कि कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर जो उनसे ऐसे पूछ दिया जाए कि न्यूटन का नियम बताइए, तो कहते हैं न्यूटन ने 3 नियम दिया था। अरे यार, ऐसा नहीं है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन का नियम बताइए, ओनली 1 न्यूटन का नियम बताइए, तो आप न्यूटन का नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पर दीजिएगा। लेकिन अब आपसे कोई पूछ दे कि न्यूटन का नियम होता क्या है, तो उसके बारे में बताइएगा। लेकिन कभी भी ये गलती मत करके बताइएगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था। वो दिया था तो, लेकिन किस पर दिया था? गति के समीकरण यानी गति के बारे में दिए थे। न्यूटन ने नियम 3 दिए थे, लेकिन वह अपना किस में दिए थे? मोशनल में दिए थे, गति में दिए थे, गतिकीय में दिए थे। गतिकीय में 3 नियम दिए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नियम दे दिया तो तीनों नियम बोलते चले जाओ। नहीं यार, जब न्यूटन का नियम पूछा जाएगा तो हम लोग एक न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे आज। तो उसके बाद कई पूछा जाए गति का नियम क्या है, गति का समीकरण क्या है, तो न्यूटन का समीकरण तब बताना है। तो न्यूटन के बारे में ओनली 1 जानेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे कि न्यूटन के नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम। ऐसे लिख देते हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ऑफ न्यूटन्स लॉ, द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन भी या ग्रेविटेशनल भी ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे बोल देंगे कि सार्वत्रिक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में कहे क्या थे? उन्होंने इसे कहा कि ब्रह्मांड में या किसी वस्तु को जब हम ऊपर उछालते हैं तो वह पृथ्वी पर वापस आता है, या स्मॉलेस्ट से यानी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल को जब हम ऊपर उछालते हैं तो वह पृथ्वी पर वापस आता है। क्यों आता है, इसका कारण क्या होता है? इन्होंने ऐसे बतला दिया कि इसका मेन कारण होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण में 2 वर्ड छुपे होते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। यानी एक आकर्षण बल होता है और एक प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण को हम लोग इंग्लिश में रिपल्सन फोर्स कहते हैं और प्रतिकर्षण को अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल, रिपल्सन, अट्रैक्शन, 3 चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। आकर्षित करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। या प्रतिकर्षित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इन्होंने कहा क्या था? मान लिया था, ऐसे सपोज दैट माना कि एक 2 द्रव्यमान है, 2 अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तु है, 2 वस्तु है। देखो, एक छोटा है और एक बड़ा है। एक का द्रव्यमान क्या है? m1 मान लिए, और दूसरे का द्रव्यमान क्या मान लिए? m2 मान लिए। इनके बीच की दूरी कितनी थी? r थी। यह जो m1 द्रव्यमान का वस्तु था कहाँ रखा गया? a पर, और दूसरा का कहाँ पर रखा गया बाबू? b पर।
यानी माना गया कि m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु बिंदु A पर उपस्थित है तथा m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु बिंदु B पर उपस्थित है, इनके बीच की दूरियां कितनी है? r है। तो देखो अब A से B तक जाओगे कितना दूरी आओगे? r दूरी। B से A तक आओगे कितना दूरी आओगे? r दूरी। देखा जाए तो न्यूटन का नियम और कूलाम का नियम सेम है। फर्क इतना का है कि न्यूटन ने मास पर दिया था और जो कूलाम थे वो चार्ज पर अपना नियम दिए थे। यानी कूलाम और न्यूटन के नियम सेम मिलते जुलते हैं। फर्क कितना का है कि इन्होंने कहा था कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य फोर्स अप्लाइड होती है और उन्होंने कहा था कि किन्हीं दो चार्ज पार्टिकलों के बीच फोर्स अप्लाइड होती है। तो देखो बिंदु ए पर उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान कितना माना गया? m1 न्यूटन के द्वारा, और बिंदु बी पर उपस्थित द्रव्यमान कितना माना गया किसी वस्तु का? m2। दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी ली गई? r। अब कहा जाए कि जो व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे जो व्यक्ति बड़ा होता है उसका फोर्स अधिक होता है और जो व्यक्ति छोटा होता है उसका फोर्स कम होता है। तो इसे समझिएगा कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका फोर्स अधिक होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके फोर्स क्या होंगे? कम होंगे। तो बड़ा वाला अधिक बल लगा पाएगा, छोटा वाला कम बल लगाएगा। तो जो अधिक बल लगाएगा वो छोटे वाले को अपनी तरफ खींच लेगा या तो ढकेल देगा। जो भी होगा दो तरह से, या तो धकेलेगा या तो खींचेगा। तो दो प्रोसेस होगा। अगर जो ये खींचेगा तो यह क्या होगा बाबू? खींचाएगा। इसकी तरफ क्या होगा? खींचाएगा। अगर जो ये मान रहे फोर्स अट्रैक्टिव लगाता है, प्रतिकर्षित लगाता है, तब ये क्या होगा? इधर की तरफ यानी ढकेला जाएगा। सीधा बात कह देंगे कि यह उधर ढकेला जाएगा। इनमें प्रतिकर्षण बल लगने लगे। तो A से B तक की दूरी कितनी r और B से A तक की दूरी कितनी है? r। तो r गुणे r बराबर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। यानी r स्क्वायर। A से B पर बल लगा रहा है m1 और B से m2 किस पर बल लगा है? m1 पर बल लगा रहा है। तो इसलिए A से B तक की दूरी r है, तो B से A तक की दूरी भी कितनी है? r ही है। तो r गुणे r बराबर कितना रख देंगे? r स्क्वायर हो जाएगा। तब न्यूटन ने नियम दे दिए। इन्होंने ऐसे नियम दिए, इन्होंने कहा कि किन्हीं, ऐसे लिखे थे, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच, किन्हीं दो द्रव्यमानों कौन है बाबू? m1 गुणे m2 याद रखे रहिएगा। किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण, प्रतिकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल F द्रव्यमानों के गुणनफल के योग के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन इनके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन का नियम। ये मत बोलिएगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था गति का नियम। ऐसा नहीं है बाबू। साफ पूछे कोई कि न्यूटन का नियम क्या है, तो आप साफ लिख दीजिएगा कि किन्हीं दो द्रव्यमानों m1 m2 के मध्य लगने वाला आकर्षण, प्रतिकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल F द्रव्यमानों के गुणनफल के योग के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती, लेकिन इनके बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये मत सोचिएगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में गतिमान अवस्था में रहेगी, तो इसे हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ऐसा कैसे कोई भी कंडीशन नहीं है। जब गति का पूछेगा तब बताइएगा यह नियम। जब गति का पूछे तब, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम गति का पूछे तब, केवल न्यूटन का नियम पूछे तो यह बोलिएगा। अब देखो डिफिनीशन पढ़ लो। ऐसे इनका डेरिवेशन सूत्र निकाल देते हैं। सूत्र क्या होगा? किन्हीं दो द्रव्यमानों का मतलब m1 m2 के मध्य लगने वाला
आकर्षण प्रतिकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल F ऐसे बोल दिया है। दो द्रव्यमानों M1 M2 है, M1 M2 के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल F हो गया कि गुणनफल, गुणनफल का मतलब M1 M2 का गुणनफल के मात्राओं के योग के अनक्रमानुपाती। देखो अब यह अनक्रमानुपाती का प्रतीक है, इसको समीकरण नंबर कितना मानिएगा 1। दूसरा का कंडीशन कहा, लेकिन इनके बीच की दूरी कौन है r के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब बटा कर दीजिएगा। जब अनुक्रम पूछे, किसी भी चीज का अनुक्रम पूछे तो समझिएगा कि वह बटे में नहीं होगा, और जब व्युत्क्रम पूछे तो समझिएगा वह किस में है बाबू, बटे में। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² और F प्रोपोर्शनल M1 M2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिएगा 2 लिखिएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो F कॉमन हो गया, F प्रोपोर्शनल भी क्या हो गया कॉमन। इसे इंग्लिश में प्रोपोर्शनल, हिंदी में अनुक्रमानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती प्रतीक कहते हैं। प्रोपोर्शनल हो गया। अब इधर क्या मिला M1 गुणे M2 बटे, अब देखो गुणे में आ जाइएगा 1 बटे क्या हो गया 1/r², या करके लिख लीजिएगा। प्रोपोर्शनल का प्रतीक हटाइएगा F, बराबर लगा दीजिएगा। एक कांस्टेंट, एक नियतांक आता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसे कैपिटल G से डिनोटेड करते हैं। तो M1 M2 बटे r²। इस समीकरण को ऐसे लिख देंगे, इस समीकरण को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस समीकरण को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का समीकरण कहते हैं। ऐसा प्रोसेस हो गया। अब देखो जहां पर ऐसे लिख लीजिएगा, जहां पर कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। थोड़ा यहां से आ जाइएगा बाबू। इसका मान यानी कैपिटल G का मान, इसका मान कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10 के घाते -11। अब देखो अब न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg² होता है। इतना याद रख लीजिएगा कि कैपिटल G का मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg² होता है। आप समझते हैं कैपिटल G की डायमेंशन बीमा, कैपिटल G का बीमा, यहाँ पे हेडिंग में कैपिटल G का बीमा एवं मात्रक, इनके बीमा क्या है और इनके मात्रक क्या है। ध्यान से देखते चलिएगा कि कैपिटल G का बीमा एवं कैपिटल G का मात्रक। देखो अब हमें लिखेंगे ज्ञात है, ऐसे लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि F बराबर G M1 M2 बटे r², इस तरह से ज्ञात है। अब हमें निकालना किसका है, कैपिटल G की बीमा एवं कैपिटल G का क्या निकालना है, मात्रक। तो देखो F का गुणा r में कर दो तो हो जाएगा FR²। ऐसे r का गुणा F में करोगे तो क्या हो जाएगा FR² बराबर इधर कितना बचा है GM1 M2, इधर कितना बचा है GM1 M2 यानी M1 M2 किसके बटे में कर दो तो G बराबर, यहाँ G बराबर हम पहले लिख रहे हैं, G बराबर FR² बटे M1 गुणे M2। अब देखो अब तो इसके बीम, इसके मात्रक पहले क्या होंगे, यह F क्या है, बल है। कौन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का यानी यह क्या है, बल हो गया बल, यह क्या हो गया दूरी, यह विस्थापन है ना, बल गुणे ऐसे हो गया विस्थापन, विस्थापन का क्या हो गया होल स्क्वायर बटे M1 की वैल्यू कितनी, M1 को क्या कहते हैं द्रव्यमान, इसको क्या कहेंगे द्रव्यमान, गुणे क्या हो गया द्रव्यमान, M2 भी क्या है द्रव्यमान है।
तो द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। अब इनके लिए हम आगे प्रोसेस क्या करेंगे कि G बराबर क्या निकलता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ऐसे न्यूटन न्यूटन गुणे विस्थापन का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर, मीटर हम हिंदी लिख रहे हैं अभी, मीटर का होल स्क्वायर। अब बटे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम गुणे किलोग्राम, किलोग्राम। अब देखो अब आगे क्या होता है, न्यूटन का सांकेतिक भाषा कैसे होती है, एन, आयाम, मीटर को सांकेतिक भाषा क्या होता है, मीटर। अब बटे किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, केजी, तो केजी गुणे केजी बराबर क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो जी का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। अब आगे चीज सीखते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी, इसके लिए इनका डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा। यह तो था जी का बीमा एवं मात्रक, हमें बीमा नहीं निकाला, हमने मात्रक निकाला कि कैपिटल जी का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर होता है। लेकिन अब इसके बाद से हम डायमेंशन निकालते हैं, बीमा यानी इनकी सांकेतिक फॉर्म निकालते हैं कि सांकेतिक फॉर्म देखो, ये कैपिटल जी का बीमा, यहाँ से कैपिटल जी के बीमा के लिए बात करते हैं, डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ऐसे इंग्लिश में बोल देंगे द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा क्या होता है, तो इसके बारे में आप बताइए। तो देखो अब कैपिटल जी बराबर हमने अभी अभी यहीं से देखो, कैपिटल जी बराबर पाया है एफ आर स्क्वायर बटे M1 गुणे M2, ऐसे पाए है ना। तो जी बराबर यहाँ से देखते हैं, बल है, बल की बीमा हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपको दे चुके हैं कि बल का बीमा कितना होता है, MLT पावर माइनस 2 होता है। और दूरी है यानी विस्थापन है, विस्थापन की बीमा हमने लिखते हैं L, तो L पे पावर 2 बार है, तो इसलिए L पे पावर कितना हो गया, 2 बार, बटे क्या हो गया M1, M1 जो है मास है, मास का पहला अक्षर क्या होता है M, और उसके बाद से M2 है, ये भी क्या है, मास है, इसका भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन M। तो G बराबर क्या निकलेगा, एक M से एक M यही काट दो, कट गया, एक M से बचा क्या है, एक M को ऊपर लेके चले जाओ खाली, तो M पे पावर कितना हो जाएगा, -1, ऐसा बचेगा। M को ऊपर लेके जाओगे तो M पे पावर -1, और L पे पावर है एक है, हाई का है 2 बार है, तो 2 एक कितना बेर हो जाए, 3 बेर। L पे T पे पावर कितना होगा, -2। तो E की किसका बीमा हो गया, कैपिटल जी का बीमा हो गया। यानी आपसे कोई पूछे कि कैपिटल जी का बीमा क्या है, तो कहिएगा जी बराबर M पे पावर -1, L पे पावर 3 और T पे पावर -2 होता है। यह इनकी सांकेतिक फॉर्म है। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि हाँ, न्यूटन ने नियम क्या दिया था। देखो, न्यूटन ने नियम दिया था कि इन दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण, प्रतिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल F द्रव्यमानों के गुणनफल के योग के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने सूत्र कैसे दिया बाबू, कहा ऐसे डिफिनेशन से दिया कि इन दो द्रव्यमानों का मतलब M1 M2 के मध्य लगने वाले बल कौन है, F, एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी F प्रोपोर्शनल M1 M2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और F प्रोपोर्शनल 1/r² इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने लिख दिया कि